नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण जौहरी और आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज बाय अनअकैडमी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं इल्हान उमर के बारे में। इल्हान उमर ये नाम आपने शायद ही सुना हो या सुना भी हो, लेकिन इनके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हैं तो यूएस रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जानी जाती हैं अपने भारत विरोधी बयानों के बारे में, गतिविधियों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में। आखिर इल्हान उमर की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? तो आज बेसिकली इल्हान उमर को एक्सपोज करने वाले हैं इस एपिसोड में। आखिर कैसे यूएस की रिप्रेजेंटेटिव बन जाती हैं, लेकिन आरोप उनके ऊपर लगते हैं इलीगल इमिग्रेशन के, यूएस के अंदर के गैर कानूनी रूप से यूएस में दाखिल हुई। लेकिन आज यूएस रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गई? कैसे उनके इलेक्शन कैंपेन्स में इस्लामिस्ट ग्रुप से फंडिंग आती है? किस तरह से उनको अलग अलग लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी गिफ्ट जो हैं वो अनोनिमस लोगों के द्वारा, नकाबपोश लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसी जगह से गिफ्ट आते हैं, कहाँ से मिलियन डॉलर का उन्होंने एम्पायर अपना खड़ा कर लिया। जो एक पहले स्कूटी पे चलने वाली महिला, सोमालिया से आने वाली, अचानक से मिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर लेती है। काफ़ी सारी चीज़ें आज आपको बताने वाले हैं और साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाले हैं कि यूएस रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी 9/11 का जो हमला हुआ था यूएस के ऊपर, अब तक का सबसे बड़ा अटैक, उसके जो टेररिस्ट थे उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान की विज़िट करती नज़र आती हैं, भारत विरोधी स्टेटमेंट देती नज़र आती है। आखिर हकीकत क्या है, क्या कहानी है इल्हान उमर की, ये आज आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है आपके लिए। पूरा ज़रूर देखिए। कोई भी क्वेरी हो मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़िए। आइए बात करेंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो दोस्तों, शुरुआत होती है साल 1982 से, 1982 से। 1982 में सोमालिया के मोगादिशु में इल्हान उमर का जन्म होता है। अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन 9 साल की करीबन इनकी उम्र होती है। तो इसी समय पे सोमालिया में सिविल वॉर शुरू हो जाती है और इसी के तहत उमर की जो फैमिली थी, इलान की, इनकी पूरी फैमिली को सोमालिया छोड़कर कीनिया जाना पड़ता है। कीनिया जाती हैं और वहाँ पे करीबन बताया जाता है कि 4 साल जो ददाब रिफ्यूजी कैंप था, वहाँ पे इन लोगों ने बिताए, इनके पूरे परिवार ने। और उसके बाद, क्योंकि ये साल आ चुका था 1995, तो 1995 के साल में यूएस चले जाते हैं। ये सारे लोग असाइलम ले लेते हैं रिफ्यूजी बन के यूएस के अंदर, अपनी पूरी फैमिली के साथ में। इल्हान ने रिफ्यूजी बनकर असाइलम लिया यूएस में। यूएस सबसे पहले ये लोग पहुंचे थे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, उसके बाद वहाँ पे असाइलम लेते हैं, उसके बाद में वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं अमेरिका के अंदर। आर्लिंगटन वर्जीनिया में इन्होंने अपना निवास बनाया, वहाँ पे पहले रहना शुरू करते हैं। कुछ कुछ समय के लिए अलग अलग जगह पे रहते रहे और बाद में अपना परमानेंटली जो बेस हो गई थी, ये पूरा परिवार जो इनका था इल्हान उमर का, वो मिनियापोलिस में। तो मिनियापोलिस में जाके बेस हो जाते हैं। अब इस समय उम्र बताई जाती है कि 14 साल की उम्र थी इल्हान उमर की। 3 महीनों के दौर अंदर उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी, इंग्लिश सीखी यूएस में, और उसी के साथ में अपने ग्रैंडफ़ादर के लिए, अपने दादाजी के लिए ट्रांसलेटर का रोल करना, जो जॉब था वो करना शुरू कर दिया। इस तरह की चीज़ें कई सारी इनके बारे में बताई जाती हैं। आरोपों का दौर अभी शुरू होने वाला है। साल 2000 की बात बताई जाती है कि जब 18 साल की उम्र हुई इल्हान उमर की, तो इन्होंने यूएस सिटीज़नशिप इनको मिल जाती है। 18 साल की उम्र में यूएस सिटीजनशिप सडनली मिली। अब यहाँ ये जो यूएस सिटीजनशिप मिली थी, इसका जो बवाल है, जो इसके आरोप हैं, वो आज तक चले आते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस को बाईपास करने के लिए, उसके थ्रू इनको ना जाना पड़े, इसके लिए इल्हान उमर ने अपने ही बायोलॉजिकल ब्रदर से, अपने ही भाई से, जिसका नाम है अहमद नूर सैयद इल्मी, उसी से शादी कर ली थी। ये सबसे पहला आरोप था इनके ऊपर कि बाईपास करने के लिए यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस को अपने ही खुद के भाई से शादी कर ली, इमिग्रेशन फ्रॉड किया है। और ये आरोप हवाओं में नहीं लगते हैं, ये आरोप फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाए हैं यूएस के। डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना था, उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट से कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करिए इल्हान उमर की जो उनके भाई के साथ में शादी हुई है उसको, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे यूएस में इलीगली एंटर किया है और इलीगली इन्हें यहाँ पे सिटीजनशिप मिली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। देखिए, अनअकैडमी हमेशा से आपकी तैयारी को मजबूत बनाता हुआ आ रहा है और अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में सेंटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस में है, और अब तो आपके लिए पटना में, बिहार के पटना में भी सेंटर अवेलेबल है। देखिए, बहुत जल्दी बैचेस शुरू होने वाले हैं और आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए आपके कोर्सेज, आपके बैचेस। और आपको डेट बता देते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको पता होना ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। करोल बाग सेंटर जो
है, वहाँ पे 27 सितंबर से न्यू बैचेस शुरू होने वाले हैं। मुखर्जी नगर सेंटर पर 3 और 21 अक्टूबर से बैचेस शुरू होने वाले हैं। प्रयागराज सेंटर पर 1, 2, 14 और 21 अक्टूबर से बैचेस आपके नए स्टार्ट होंगे। और साथ ही साथ में पटना सेंटर पे जो आपका नया सेंटर है, वहाँ पे 27 सितंबर से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, अनअकैडमी के साथ आपको भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है और काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इन बैचेस के। आपको डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मिल जाता है मंथली मैगजीन के साथ, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं प्री और मेंस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का, और साथ ही साथ रेगुलर इंटरेक्शन अपने एजुकेटर्स के साथ, उन टॉप एजुकेटर्स के साथ आपका होता है। 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलती है, साथ ही डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अवेलेबल हैं। तो आप जल्दी कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, लिंक पर क्लिक करिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करिए और उसके बाद एनरोल करिए इन बैचेज में, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे एपिसोड में। तो अब शादी के बाद यहाँ साल 2011 आ चुका था। 2011 में नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में एंटर किया और वहाँ से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की। इल्हान उमर ने ग्रेजुएशन की थी, अपनी बैचलर डिग्री की थी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में। अब यहाँ इस डिग्री का इन्होंने आगे किस तरह से इस्तेमाल किया, आप इसको भी समझिए। इसके बाद कम्युनिटी एजुकेटर की तरह काम करना शुरू किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। वहाँ से पॉलिसी फेलो रही हमरी स्कूल में, तमाम जगह काम करने के बाद में। लेकिन इस समय तक इन्होंने 2016 में इलेक्शन हुआ मिनेसोटा में और वहाँ पे मिनेसोटा हाउस रिप्रेजेंटेटिव के लिए अपना फॉर्म फिल किया और वहाँ पे उस इलेक्शन में जीत जाती है। ये अब तक अपनी एक छवि जो थी उसको एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की, एडवोकेट की, ऑर्गेनाइज़र की, पब्लिक स्पीकर की बना चुकी थी। लेकिन इसके पीछे किसी और का एक तरह से सोर्स था, एक तरह से किसी और की तरफ से इनको कहा जाए कि बढ़ावा मिल रहा था। ये किस तरह के ग्रुप्स थे, इनके बारे में आपको बताते हैं। ये दावा किया जाता है, ये आरोप लगते हैं कि इल्हान उमर को इस समय तक ओपनली बैक्ड किया जा रहा था अलग अलग इस्लामिस्ट ग्रुप के द्वारा, यूएस के अंदर भी और यूएस के बाहर से भी। और इसके बाद तो ये भी बताया जाता है कि टर्की की जो रूलिंग पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी है टर्की की, वो भी इसको यहाँ पे इल्हान उमर को बैक करती हैं उनके सारे इलेक्शंस के लिए, उनके कैंपेन्स के लिए। यानी कि पूरा का पूरा जो फंड है, जो पैसा है लगने वाला, वो यहाँ से आता है। अब ये क्यों आता है, इसका आप रीज़न समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ चलती हैं। लेकिन 2 साल निकलते हैं, 2018 आ जाता है। 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस होते हैं और मिनेसोटा सीट जो थी, यहाँ से इल्हान उमर जीत जाती हैं। इस इलेक्शन में बताया जाता है कि टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तय्यिप एर्दोगन जो हैं वो पहले इल्हान उमर से मिले। उसके बाद में उन्होंने अपने जो प्रो गवर्नमेंट न्यूज़ आउटलेट्स थे, जो मैगजीन्स थी, चैनल्स थे, उन्हें एनकरेज किया, उनके व्यूअर्स को, रीडर्स को एनकरेज करना शुरू किया कि इल्हान उमर के इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में फंड दिया जाए, उनको डोनेशन दिया जाए। यानी कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही यहाँ पे इल्हान उमर को लगातार बैक करना शुरू किया, लगातार उनका साथ देना शुरू कर दिया था। उनके लिए फंडिंग यहीं से आती थी और अपने व्यूअर्स से, अपने जो अलग अलग चैनल्स थे, जो उनके खरीदे हुए चैनल हैं एक तरह से, उन लोगों से यहाँ पे डोनेशन करवाई गई व्यूअर्स से, इल्हान उमर के कैंपेन के लिए फ़ंड जमा करने के लिए। तो इल्हान यहाँ पे इस चुनाव को जीत जाती हैं, अच्छी खासी फंडिंग आ चुकी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी से यहाँ पे चुनाव इसको जीतती हैं। अब जनवरी 2019 की बात बताई जाती है, जब इन्होंने अपना जो ऑफिस था, अपना जो पद था, उसका एक तरह से उसकी जो शपथ ग्रहण था वो किया। और इसके बाद इसी के साथ ये पहली अफ्रीकन रिफ्यूजी बन चुकी थी जो कि मेंबर ऑफ कांग्रेस बनी मिनेसोटा से। साथ में ये भी कहा जाता है कि पहली 2 महिलाओं में से एक थी जो मुस्लिम अमेरिकन वुमेन जो कि कांग्रेस के लिए इलेक्ट हुई। और इससे भी बड़ी बात ये, जिसने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ भी बटोरी, कि ये पहली कांग्रेस वुमेन है जो कि हिजाब पहनती हैं। ये यहाँ से पूरी चीज़ें चलती आईं। लेकिन आपको बता दें कि हिजाब से एक और चीज़ रिलेटेड है इल्हान उमर से। ये बताया जाता है कि 9/11 का जो हमला हुआ था, जो कि बहुत बड़ा हमला अलकायदा के द्वारा यूएस पर किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उस टावर को ध्वस्त कर दिया गया था, उड़ा दिया गया था एरोप्लेन को घुसा के। आप सभी जानते होंगे 9/11 के बारे में। ये बताया जाता है कि 9/11 के पहले हिजाब नहीं पहनती थी इल्हान उमर। इसके बाद इन्होंने हिजाब पहनना शुरू किया। अब यहाँ पे 2 क्यास लगाए जाते हैं, 2 तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या उन्हें लगा कि इस घटना के बाद मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर वहाँ पे यूएस में अत्याचार होंगे, इसके लिए उन्होंने ये किया था, या फिर उस सुबह सितंबर 2001 की वो सुबह जब 9/11 का हमला हुआ है, उस समय अमेरिका के ऊपर हमला करने वाले उन टेररिस्ट का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पे इल्हान उमर ने वहाँ पे यूएस में हिजाब पहनना शुरू किया था।
तो ये चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि बाद में 9/11 के ऊपर इन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया जिसमें सहानुभूति व्यक्त करती नजर आई है उन टेररिस्ट के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। आरोपों का दौर अभी शुरू हुआ है, कंट्रोवर्सीज अभी इल्हान उमर के साथ काफ़ी सारी थी। अब एंटर कर चुकी थी पॉलिटिक्स में, लेकिन आपको बता दें कि एंटर करने से पहले पॉलिटिक्स में इल्हान उमर के पास सिर्फ एक गाड़ी होती थी, और जो कि होंडा की गाड़ी थी। लेकिन ऑफिस लेने के बाद से आज तक ये बताया जाता है कि अभी तक उनके पास 5 लग्जरी कार्स हैं। इनमें से 3 ऐसी हैं जो कि अलग अलग अननोन लोगों के द्वारा गिफ्ट की गई हैं। अलग अलग जगह से जो इनके पास इनके डोनर्स के पास से जो इनके पास में गिफ्ट आते हैं, उनमें उन 3 कारों को रखा जाता है। ये भी बताया जाता है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद से आज तक इल्हान उमर की जो नेट वर्थ है वो $18 मिलियन हो चुकी है, और हर साल $4 मिलियन एनुअली जो है वो कमाती हैं यहाँ पे। और ये किस तरह से आते हैं, बताते हैं कि उनकी लॉबिंग से आते हैं, बिजनेसेस वेंचर्स से आते हैं। काफ़ी सारे बिजनेस अब फैला रखे हैं अपने, और उसी के साथ में अनोनिमस गिफ्ट्स, ये यहाँ पे बताया जाता है। ये सारी डिटेल जानकारी जो है वो एक अमेरिकन वेबसाइट ने अपने यहाँ पब्लिश की है। उसमें ये बताया गया है कि अनोनिमस गिफ्ट्स जो हैं वो काफ़ी सारे डोनेशन के तौर पर मिलते रहते हैं इल्हान उमर को। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब कंट्रोवर्सी किस तरह से आती है 2019 वाली, जब इन्होंने 9/11 अटैक के ऊपर अपना बयान दिया था। हुआ कुछ इस तरह का था कि 23 मार्च 2019 की बात है। इल्हान उमर एक स्पीच दे रही थी सिविल राइट ग्रुप को, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, CAIR ये जो है, यहाँ पे वो मौजूद थी, और यहाँ पे कुछ सिविल राइट ग्रुप्स को अपनी एक स्पीच दे रही थी। और इस स्पीच के दौरान एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इस स्पीच में जो 9/11 अटैक के आतंकवादी थे, जो टेररिस्ट थे, ये उनका बचाव करती नजर आई। जिस तरह से हमने काफ़ी बार लोगों को भारत में भी देखा है कि टेररिस्ट को जी करके बुला दिया जाता है, उनका नाम नहीं लिया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दे के बुलाया जाता है, या उनको कह दिया जाता है कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया। सेम इसी तरह की बात कुछ यहाँ पे इल्हान उमर ने की थी उस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान। इन्होंने यहाँ पे कहा कि कुछ लोगों ने उस समय कुछ किया था, या कुछ लोग ऐसा कुछ कर रहे थे, इस रूप में उन्होंने उन टेररिस्ट के बारे में बात की। ओवरऑल स्टेटमेंट क्या था वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि CAIR की जो स्थापना है वो 9/11 के बाद की गई। ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये कहा कि CIR की स्थापना 9/11 के बाद की गई थी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ किया गया है, और उससे हम सभी की नागरिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचेगी। हमारी जो नागरिक स्वतंत्रता है वो हम खो सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट था ये सामने आया इल्हान उमर का। इसके बाद इस पे बवाल खड़ा हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि कुछ लोगों ने कुछ किया, इसे आपका क्या मतलब है? आप क्यों नहीं कह सकती कि वो टेररिस्ट थे? वो टेररिस्ट थे अलकायदा के, जिन्होंने 9/11 पे अटैक किया। आप ऐसा क्यों नहीं कह सकती हैं? इनके ऊपर काफ़ी लोगों ने आरोप भी लगाए। लेकिन यहाँ पे इसके बाद एक फैक्ट चेकिंग भी हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक फैक्ट चेकिंग की। उस फैक्ट चेकिंग में ये सामने आया था, जब ये बताया गया कि CIR की जो स्थापना है, जो फाउंडेशन हुआ उसका, उसके बारे में जो इल्हान उमर बता रही हैं यहाँ पे इस स्पीच में कि 9/11 के बाद की गई वो स्थापना, जबकि CIR की स्थापना 1994 में हो चुकी थी, और 9/11 2001 में हुआ है। तो यहाँ पे ये कहा गया वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया, वो भी गलत तरीके का बयान, सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे आपने दिया, उन टेररिस्ट के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए। इसके बाद इल्हान उमर के एक स्पोक्स पर्सन सामने आए, उनके एक प्रवक्ता सामने आए। उन्होंने कहा कि वो दरअसल भावनाओं में बहकर कुछ गलत बोल गई। शी मिस स्पूक दिस स्टेटमेंट, तो उन्होंने गलत ये स्टेटमेंट बोल दिया। खैर ये ऐसी एक कोई गलती नहीं थी जो इल्हान उमर ने की हो, ऐसी काफ़ी सारी गलतियाँ और आरोप जो हैं वो आगे भी लगते रहे हैं, और वो गलतियाँ करती रही हैं। मुस्लिमों के पक्ष को रखने के लिए अपनी पहचान जो है वो एक तरह से उसको आगे लेकर हर जगह जाती हैं। लेकिन इल्हान उमर ने एक मुस्लिम महिला के ऊपर ही, एक नॉन हिजाबी मुस्लिम प्रोग्रेसिव विमेन जो थी, उसी के ऊपर एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बुरी तरह से उस पर गुस्सा हो चुकी थी। अब ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको बताते हैं। मुस्लिम कॉकसस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन में हो रही थी। उस दौरान एनी उस्मान नाम की एक ये पूरा स्टेटमेंट है जो लिखा गया है, नॉन हिजाबी प्रोग्रेसिव मुस्लिम वुमेन US की एनी उस्मान, उन्होंने एक इल्हान उमर से सवाल पूछा। अब ये सवाल किस तरह का था, उन्होंने कहा कि FGM जो है, जो फीमेल जेनेटिक जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, इस पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरा है महिलाओं के लिए, खासकर यंग एज की जो महिलाएं उनके लिए। ये सवाल पूछने का भी उद्देश्य एक अलग था, क्योंकि इल्हान उमर की खुद की जगह से, जहाँ से वो चुनकर आती हैं, US रिप्रेजेंटेटिव मिनीसोटा, वहाँ पे 44,293 जो महिलाएं हैं, जो यंग वुमेन हैं, उनको रिस्क है FGM का। इस वजह से सवाल पूछा गया था। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया,
एक मुस्लिम महिला के द्वारा ही इल्हान उमर से, जिनका वो पक्ष रखने का हमेशा दावा करती हैं। तो इल्हान उमर ने क्या कहा यहाँ पे कि ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सवाल है और इस तरह के सवाल मुझसे आज के बाद कभी कोई पूछना मत। कभी भी मेरे से इस तरह के सवाल आप मत पूछिए, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग क्वेश्चन है। ये यहाँ पे उनका स्टेटमेंट था, जबकि खुद की जगह से जहाँ से वो चुनकर आती हैं, वहीं पे 44,000 से ज़्यादा महिलाओं को ये इस FGM का खतरा है। खैर आगे बढ़ते हैं, 2020 आता है। 2020 में इल्हान उमर ने शायद दूसरी या तीसरी शादी की है ये, जो कि उन्होंने की अपने ही फंड रेजर से, जो उनके लिए फंड इकट्ठा करते थे, उनके पॉलिटिकल कंसल्टेंट हुआ करते थे स्टार्टिंग के डेज़ में उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में, जिसका नाम है टिम मिनिथ। टिम मिनिथ से शादी कर ली। और ये भी कहा जाता है कि टिम मिनिथ पहले से शादीशुदा थे। इल्हान उमर की पहले शादियां हो ही चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का अफेयर जो था वो लगातार चल रहा था। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट में आती हैं और ये भी बताया जाता है कि इन्होंने 2020 में यहाँ पे शादी कर ली। अच्छी बात है, ठीक है, शायद आपने शादी कर ली, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि इस्लामिकली और लीगली इन लोगों ने शादी की है। दैट मीन्स कि टिम मिनिथ ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन ये टिम मिनिथ का और इल्हान उमर का अपना डिसीजन था। लेकिन इसके बाद टिम मिनिथ के ऊपर कई सारे फ्रॉड के आरोप लगते हैं। उनकी जो कंपनीज़ हैं अलग अलग, जो उनके वेंचर्स हैं, बिजनेस वेंचर्स, उनमें फ्रॉड के आरोप लगते हैं। और कहा जाता है कि इल्हान उमर भी उसमें काफ़ी संलिप्त थी। एक तरह से उसके अंदर पूरी तरह से उनका भी योगदान है और बाद में वो उससे अपना पीछा छुड़ाती भी नज़र आती हैं इन आरोपों से। इल्हान उमर की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो लगातार आती जाती हैं एक के बाद एक। अगर आप हर साल में देखें तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसे देती रहती हैं, और सिर्फ भारत के विरोध में नहीं, भारत के स्टेटमेंट तो अभी हम आपको बताएंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में भी। उन्होंने क्या किया यहाँ पे, इल्हान उमर ने 2021 की बात बताई जाती है कि जब इसराइल और फ़लस्तीन का जो क्राइसिस था वो ब्रोक आउट हुआ 2021 में, उस समय पे इल्हान उमर जिहादियों को सपोर्ट करती हुई नज़र आई। उनकी जो क्राइम थे इज़राइल के खिलाफ उसको वाइट वॉश करती नज़र आई। उन्होंने यहाँ पे अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया हमास के लिए। हमास के लिए यहाँ पे अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करती हुई नज़र आती हैं। 2023 में उनको इसी के चलते, ऐसे बयानों के चलते लगातार में, जो उन्होंने एक और स्टेटमेंट अपने ट्विटर पर दिया था। तो ट्विटर उस टाइम हुआ करता था, आजकल तो एक्स हो गया है। तो ट्विटर पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से उन्हें हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हटा भी दिया गया था। और ये स्टेटमेंट किस तरह का था कि उन्होंने कहा था कि इसराइल के जो पॉलिटिकल सपोर्टर हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं सिर्फ पैसे से। उनको सिर्फ पैसे की वजह से इन्फ्लुएंस किया गया है, ये सारे खरीदे हुए लोग हैं। और इसमें इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि इट्स ऑल अबाउट द बेंजामिन्स बेबी। तो ये यहाँ पे उनका स्टेटमेंट था। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकती हैं, इनको हटा भी दिया गया था यहाँ से। खैर इसके बाद अब एंटी इंडिया स्टेटमेंट के बारे में आते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इल्हान उमर के बारे में भारत विरोधी स्टेटमेंट कैसे शुरू हुए? ये शुरुआत तो खैर 2017, 18, 19 से ही हो चुकी थी, लेकिन सितंबर 2023 में, हाल ही में, इल्हान उमर ने क्या किया कि जब आरोप भारत पर लगाए जा रहे थे कि जब कनाडा और भारत के बीच में एक बहुत लंबा रो चला, उसके बाद में कनाडा के द्वारा आरोप लगाए गए भारत के ऊपर कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है कनाडा में, वो भारत ने कराई है। इस तरह के आरोप लगाए गए भारत के ऊपर। लेकिन इल्हान ने यूएस से यहाँ पे इनको आने का अपनी रुचि जताई। किस तरह से? उन्होंने यहाँ पे कहा यूएस से कि यूएस को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए कनाडा को, जिससे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है भारत के ऊपर, ये पूरा जो रोल है भारत का असैसिनेशन में हरदीप सिंह निज्जर की, इसके बारे में पूरी तरह से तहकीकात की जाए। भारत पूरी तरह इसमें संलिप्त पाया जा सकता है। इस तरह की बातें यहाँ पे इल्हान उमर ने की। इसके बाद आपको बता दें 2023 जून के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस कांग्रेस में जो एड्रेस होने वाला था उसको बॉयकॉट करती नजर आई इल्हान उमर। ओपनली यहाँ पे बॉयकॉट कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी के यूएस एड्रेस को, यूएस कांग्रेस में एड्रेस को। इसके साथ ही 2022 में, यानी पिछले ही साल 2023 से जून 2022 में एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए सामने आई थी यूएस सेक्रेटरी के सामने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने। इस तरह से एक रेजोल्यूशन लेकर सामने आई थी इल्हान उमर, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक देश है एक पर्टिकुलर कंसर्न का, यानी कि यहाँ पे जो वॉयलेशन है वो रिलीजियस फ्रीडम जो है उसका वॉयलेशन यहाँ पे हो रहा है। और लोगों को अपनी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं हमारे भारत में, हम सब जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ का रिलीजियस वॉयलेशन हो रहा है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंसर्न की ये कंट्री है, इसको घोषित कर देना चाहिए एक तरह से भारत को। इल्हान उमर का ये एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। 2019 की बात आपको बताई जाए तो एनआरसी को लेकर असम में ये कहा इल्हान उमर ने, इंटरनेशनली भारत की छवि को ख़राब करना कोई इनसे सीखा एक तरह से। इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि हिंदू नेशनलिज्म प्रोजेक्ट है एनआरसी,
ये एक हिंदू नेशनलिज्म प्रोजेक्ट है और यहाँ पे पूरे असम के अंदर इसको किया जा रहा है। ये 2019 में इनका यहाँ पे बयान सामने आया। साथ में उस समय इन्होंने एक और चीज़ की, जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, जो 370 आर्टिकल को हटाया गया है, उसे जब हटाया गया तो इस समय पे इन्होंने मोदी गवर्नमेंट को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया, भारत को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया और ये कहा कि इमीडिएटली यहाँ पे जो रिस्टोरेशन है कम्युनिकेशन का जम्मू कश्मीर में, जो कि कुछ हालातों के चलते वहाँ पे काटा गया था, जो इसी तरह के जो लोग हैं इलान उमर जैसे बाहर के, वो भड़का ना सकें लोगों को, यहाँ पे उनका ब्रेन वॉश ना कर सकें, इसी की वजह से ये जो कम्युनिकेशन थे उनको थोड़े दिनों के लिए समाप्त किया गया था। लेकिन क्या कहा इलान उमर ने यहाँ पे कि इमीडिएट रिस्टोरेशन किया जाए कम्युनिकेशन का जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर के जो लोग हैं उनको उनकी कंट्री के बाहर उनके बाकी लोगों से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कम्युनिकेट करने के लिए 50 दिनों से ज़्यादा। असम में 2 मिलियन लोग जो हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी नागरिकता को सिद्ध करिए। और इसी तरह से जो दिस इज़ हाउ द रोहिंग्या जेनोसाइड स्टार्टेड, ये सारी चीज़ें, इस तरह के भड़काऊ भाषण जो हैं, जो स्टेटमेंट हैं, लगातार इलान उमर ने बेसलेस, टोटली बेसलेस स्टेटमेंट यूएस रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी यहाँ पे भारत के लिए देती आती हैं। रिसेंटली भारत के अंदर इल्हान उमर का जो नाम था, हाल ही में अभी कुछ ही दिनों पहले जो सामने आया, वो किस तरह से आया था कि इसलिए इनका नाम यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, अगर आप लोगों ने भी खबरों में सुना हो, क्योंकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मीटिंग की यूएस में इल्हान उमर के साथ में। इस तरह की खबरें चली और इस पर जो भाजपा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भाजपा ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट अपना दिया। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने आरोप लगाया कि ये एंटी इंडिया स्टांस है एक तरह से, यहाँ पे क्यों ऐसी महिला के साथ में मिलना है जिसका पूरे तरह से रवैया ही भारत के लिए एंटी इंडिया रवैया है उसका, पूरी तरह से वो भारत के विरोध में ही गतिविधियां करती हैं और स्टेटमेंट अपने देती हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो नाम था इल्हान उमर का वो जल्द सामने आया था हाल ही में। लेकिन 2022 अप्रैल में क्या किया था इल्हान उमर ने कि एक पाकिस्तान की विज़िट की। इल्हान उमर पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, शहबाज शरीफ से, इमरान खान से मिलती हैं उनके रेसिडेंस पे बानीगाला में इस्लामाबाद के अंदर। और उसके बाद ये भी बताया गया कि ये जो पूरी ट्रिप थी वो फंडेड थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा। उनके रुकने का, उनके आने जाने का जो खर्चा था सारा, वो पूरा पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे रही थी यहाँ पे। इसके बाद और बड़ी चीज़ क्या की इल्हान उमर ने, अपनी उस 4 दिन की ट्रिप पे पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद पहुँच जाती हैं। मुजफ्फराबाद पहुँची, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहा जाता है तो खैर इंडिया का ही कश्मीर पूरा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ पे मुजफ्फराबाद पहुँच जाती हैं और वहाँ पे जाके जो पूरा चीज़ें चल रही थी उन सबको देखने लगती हैं, उस पर अपने स्टेटमेंट देने लगती हैं। इंडिया ने इसको कंडेम किया है, भारत ने इसके ऊपर बहुत बड़ा विरोध किया था उस समय पे। भारत ने कहा कि ये एक बहुत ही नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है, यूएस की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पीओके में क्यों अपना दखल दे रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मुद्दा है वहाँ पे क्यों उसके ऊपर आप अपने बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि एक इंक्वायरी स्टार्ट करनी चाहिए इल्हान उमर के ऊपर कि आखिर कैसे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए, अमेरिका की एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्यों इंटरफेयर कर रही है पीस में जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जो शांति बनाए रखे हैं लगातार भारत सरकार ने, उसके ऊपर क्यों ये यहाँ पे पाकिस्तान की एक फंडेड ट्रिप से, जो कि पाकिस्तान ने जानबूझ के फंडेड करके ऐसे लोगों को बुलाता है, ट्रिप कराता है, उनको खर्चा उठाता है, उसके बाद में इस तरह का बयान दिलवाता है इंटरनेशनल फोरम पे, तो ये उनकी पुरानी आदत है। लेकिन यहाँ पे कहा भी गया कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए भारत की अंदर जो जम्मू कश्मीर की पीस है, शांति है, उसको भंग करने का प्रयास कर रही है पाकिस्तान फंडेड पीओके ट्रिप से, अपनी उस विजिट से। जब ये सारी चीज़ें इनके बारे में न्यूज़ उठी, खबर उठी, तो यहाँ पे फिर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की तरफ से बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हम ही ने उनसे कहा था, इल्हान उमर से, उसके ऊपर अपने बयान देने के लिए, उसके ऊपर चिंता व्यक्त करने के लिए। इस तरह की बातें यहाँ पे सामने आई। खैर, मेन मोटिव क्या है इल्हान उमर का, इस पर बात करते हैं। क्यों आखिर वो ऐसा कर रही हैं? देखिए, इल्हान उमर एक लेफ्ट विंग डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लेफ्ट विंग है उसके एक मेंबर है, एक रेडिकल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ में यूएस के जो डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन जो इल्हान उमर है, इनके जितने सपोर्टर्स हैं, जितने सपोर्टर इनके हैं, या ये खुद भी, ये हमेशा इस चीज़ पर बोलते रहते हैं, इस चीज़ पर एक तरह से बेचारा खुद को व्यक्त करते हैं कि हमारे साथ में रेसिज्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारा करेक्टर असैसिनेशन हो रहा है।
ये सारी चीज़ें कुछ भी करते रहें लेकिन इनके साथ में कुछ भी चीज़ ना हो, ये इनका कहना है एक तरह से। और ऊपर से अगर ना भी हो तो उन लोगों के साथ ना हो जो कुछ भी गलत एक्टिविटीज़ में नहीं है इन्वॉल्व। लेकिन आप अगर इस तरह की चीज़ें कर रही हैं तो आप जनता से, लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो बहुत ही खुशी का माहौल था जब पहली बार एक सोमालिया की हिजाबी अ, मुस्लिम रेफ्यूजी जो थी वो अ, अमेरिकन कांग्रेस में पहली बार एक हिजाब कांग्रेस वुमेन आई इल्हान उमर के रूप में। तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बाद में उन्हें उतनी ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी झेलनी पड़ रही है इनकी वजह से। इल्हान उमर की वजह से खुद मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनको भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इल्हान उमर एक तरफ कुरान की जो आयतें हैं, जो कुरान के पैसेजेस हैं, उनको कोट करती हैं अपने ट्वीट्स में, उनके बारे में बात करती हैं, प्राउडली हिजाब पहन कर रहती हैं, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम के प्रति डिवोशन अपना दिखाती हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ वो कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के भावनाओं पर आघात भी करती हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें भी करती हैं जहाँ से कहा जाता है कि ये तो पूरी तरह से अपने एक स्टांस से दूसरा एक डुप्लीकेसी अपनी दिखा रही हैं। क्या करती हैं कि लिबरलिज़्म के लिए वो अबॉर्शन को फ़ेवर करती हैं, सपोर्टिंग गे मैरेजेस, ट्रांसजेंडर राइट्स, इन सभी के बारे में बात करती हैं, जो कि कहा जाता है कि इस तरह की चीज़ें उनको जिस स्टांस पे वो हैं, उसके सामने उन्हें दूसरी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो करती हैं। और क्यों ऐसा करती हैं? एक तरफ रूढ़िवादी मानसिकता, एक तरफ उदारवादी मानसिकता, इनका जो मिश्रण दिखता है ना इल्हान उमर के अंदर, वो इसीलिए दिखता है कि जिससे कि यूएस के जो वेस्ट के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको अपनी तरफ किया जाए। एक तरफ आप अपने जो इस्लामिक आपके व्यूज़ हैं, जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोगों का जो आपको प्यार चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको अपना काम बनाना है, आपको अपना पॉलिटिक्स चमकानी है, तो वो भी मिलता रहे। लेकिन साथ ही साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप के जो विरोधी लोग हैं, जो वेस्टर्न प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको भी आप अपनी तरफ कर लें। तो दोनों तरह के जो तालमेल है उसको दिखाना यहाँ पे पड़ता है इल्हान उमर को। ये इनकी एक तरह से हकीकत है। फाइनली लोगों को यूएस के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड भी, इल्हान उमर की डुप्लीकेसी जो है वो उसको रियलाइज़ करने लगे हैं, वो उनको समझ में आने लगी है। और उनको ये समझ में आने लगा है कि ये प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर, उनको बर्बाद करने के ऊपर, ख़त्म करने के ऊपर पूरी तरह से काम कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड अनटोल्ड स्टोरीज बाय अनअकैडमी में। हमने आपको बताया कि कैसे इल्हान उमर ने क्यों एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दिए, क्यों आखिर वो ऐसा करती हैं, कैसे उनके पास सडनली एक होंडा से मिलियन डॉलर्स आ जाते हैं, किस तरह से फंडिंग उनके पास आती है, किस किस तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं, कंट्रोवर्सीज़ उनके साथ क्या क्या जुड़ी हैं। एक ऐसी महिला जो खुद इतनी कंट्रोवर्सीज़ में है, फिर भी भारत के विरोध में गतिविधियां करती हैं, एक्टिविटीज़ करती हैं, स्टेटमेंट देती हैं। तो ये एक सच्चाई थी, आपके सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़, काफ़ी सारे एपिसोड्स आपके लेकर आएंगे हम आगे इसी सीरीज़ में। आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप भी अपनी जो रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइएगा, और इल्हान उमर पर आपके क्या विचार हैं वो भी बताइएगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।